हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। हो सकता है कि आप एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे थे जिसके अंदर एसएससी सीजीएल की सभी पोस्ट की जानकारी आपको एक ही सिंगल वीडियो में मिल जाए, तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं कि हर पोस्ट की सैलरी क्या होती है, पावर क्या होती है, पैसा कितना है ना, जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है। अच्छा, होम पोस्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो ये सारी की सारी वीडियो केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जो पोस्ट प्रेफरेंस चाहते हैं कि कौन सी पहले भरनी है, या फिर दूसरे टाइप के लोग वो हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हमें एसएससी के बारे में रियल पता लग जाए कि इनकी पोस्ट के अंदर रियल पावर कितनी होती है, रियलिटी में ये पोस्ट कैसी दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि ये सभी के लिए ही वीडियो है, जितने भी तमाम लोग हो आप सब लोग देख सकते हो, ताकि आपको लेटेस्ट वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए, है ना, कि अभी आज के सिनेरियो में क्या चीजें चल रही है ना, कि सीबीआई में क्या चल रहा है, इनकम टैक्स में क्या चल रहा है, जीएसटी में क्या चल रहा है, एनआईसी में क्या, सब चीजें आपको यहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो आइए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं जो आपके लिए बेहद काम की रहने वाली है। आप देखो कि जब भी हम कभी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सोचते हैं तो 3-4 पॉइंट है हमारे दिमाग में जो आते हैं। पहला आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि भैया मेरे को अपनी होम पोस्टिंग ही चाहिए, मैं साउथ में नहीं सर्वाइव कर सकता या मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं सर्वाइव कर सकता हूं, किसी भी तरीके से अपने घर में मिल जाए। दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है जो यूनिफॉर्म के पीछे भाग रहा है कि भैया मेरे को किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म वाली जॉब मिल जाए। लेकिन क्या यूनिफॉर्म वाली जॉब के अंदर सच में वो पावर है, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम यूनिफॉर्म की जॉब्स की बात करेंगे, है ना। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इल्यूजन है, बट इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं रील बनाने वाले, है ना, कि भैया मैं चश्मा लगा के यूं करके एक रील बनाऊंगा, है ना, तो वो यूनिफॉर्म चाहिए मेरे को तो। या फिर साइड में किसी अफसर की गाड़ी खड़ी होगी, उस गाड़ी के पास जाके यूं खड़ा हो जाऊंगा चश्मा लगा के और लोगों को रील बना के या फोटो खींच के गुमराह करूंगा कि ये देखो मेरे को गाड़ी मिल रखी है लाल पट्टी वाली, लाल बत्ती तो बंद होगी, लाल पट्टी वाली गाड़ी मिल रखी है। तो इस तरीके के अगर आपको इल्यूजनिस्टिक थॉट्स में खुद भी जीना है और बाकी लोगों को भी गलत डायरेक्शन में डालना है, तो फिर आप उस एंगल से भी सोच सकते हैं। अगर नेशन को सर्व करने की बात है तो अलग बात है। फिर तीसरा हो सकता है कि आप एम्बिशियस हैं, भैया कुछ भी हो जाए, कहीं भी दे दें मेरे को, काला पानी में दे दें चाहे, लेकिन चाहिए इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सबसे बढ़िया पोस्ट लेके मानूंगा, मिले कहीं भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके हिसाब से देख लेते हैं आज कि क्या होने वाला है। फिर चौथा है कंफर्ट के हिसाब से। कई जॉब ऐसी होती हैं जिनके अंदर वर्क शेड्यूल इतना हेक्टिक है, जैसे सीबीआई की जॉब देख लीजिए, कि वहां पे बंदा चाहकर भी अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा, है ना, किसी दोस्त की शादी आ गई, घर में शादी आ गई, वहां नहीं जा पा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स आपके ऊपर रहेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर भी रह सकता है, आपके सीनियर्स आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो बंदा चाहता है कि नहीं मैं ऐसी जॉब में ना जाऊं, मेरे को तो कंफर्टेबल जॉब चाहिए। तो हो सकता है कि उसका दिमाग चले कि चलो डिविजनल अकाउंटेंट ले लेते हैं, बहुत बढ़िया है, शानदार है, मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करूंगा, थोड़ा खाली भी रहूंगा। तो तमाम उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेजर तो ये 4 पोर्शन है। कुछ सनकी दिमाग के लोग होते हैं, विकृत माइंड के, उनके सामने एक 5वां ऑप्शन है यूटीएम का, है ना, कि भैया किस जॉब में कितना पैसा मिलता है। अब वो जो दिमाग के लोग हैं, ना तो उनका खुद का दिमाग का संतुलन ठीक है और ना ही वो आगे चल के सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा यूटीएम से रिलेटेड, कि रूल को तोड़ने से पहले रूल को समझना पड़ता है। और ऐसे लोग जाकर ना वहां पे क्या करते हैं, रूल को समझेंगे नहीं, सीधा उस चीज को तोड़ने की बात करते हैं और वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जो पुराने लोग हैं, है ना, वो जो कर गए अपने टाइम में कर गए। आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है भाई, इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, तो इस फैक्टर को तो आप बिल्कुल ही कंसीडर मत करके चलना। जो आपको दिखाता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर 50 लाख कमा लेगा, इनकम टैक्स वाला 1 करोड़ कमा लेगा, है ना, तो वो अलग खेल है भाई। तुम उसके लिए नहीं बने हो, यही समझ के चलो, तुम उस चक्कर में मत फंसो, यही तुम्हें बोलूंगा, ठीक है। कभी पर्सनल में अपनी बात होगी तो फिर मैं तुम्हें एक एक पत्ते खोल दूंगा, है ना, तब तुम्हें रियलिटी पता लगेगी। अब यहां मैं सोशल मीडिया पे ये सब बातें नहीं बोलना चाहता, ना ही मैं किसी डिपार्टमेंट में लांछन लगाना चाहता हूं। बट मुद्दे की बात यह है कि इस फैक्टर को आप छोड़ दीजिए प्लीज, आप इन्हीं फैक्टर के हिसाब से बात कीजिए। अच्छा, इसी में ही एक और डिवीजन भी हो सकती है कि आप जब पोस्ट डिसाइड कर रहे हो कि भैया ये मेरी ड्रीम पोस्ट होनी चाहिए है, तो आप देखो 2 ऑप्शन है कि या तो आप लड़की हैं या लड़का है ना। तीसरा कोई ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं लेकर चल रहा हूं, है ना, तो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन। अब यहां पे देखो कि एक लड़के के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस अलग हो सकती है ना, लड़का कहीं पे भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की के केस में क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं नहीं लड़की हमारे घर के आसपास ही रहे, कल को शादी करनी है ना, बच्चे होने हैं, तो बहुत सारा एक दिक्कत आती है ना फीमेल के लिए, क्योंकि उसको सबको संभालना भी है। अब उतनी छुट्टी नहीं मिल पा रही, वैसे तो सरकारी में छुट्टियों का दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि बच्चा 1-2 साल में पूरा का पूरा नहीं पलता है ना, तो उसमें लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट चाहिए होगा एक लेडी को। तो उसको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भैया मैं कहीं ना कहीं हो सकता है
अच्छी पोस्ट को सेक्रीफाइस करके, चाहे मेरे को लोअर पोस्ट चाहिए लेकिन मैं अपनी फैमिली के आसपास ही लूँ जहाँ पे लोग मेरी मदद करने के लिए तो आ जाए। पता लगे कि मेरे को इतनी दूर फेंक दिया साउथ में, मैं हूँ नॉर्थ की, तो गड़बड़ हो जाएगी उस लड़की के लिए। तो समझ रहे हो, आपको हर एंगल लेकर चलना है, यूं नहीं कि कुछ भी दिल किया और पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, वो मूर्खता है ना। आओ अब मैं जितनी भी पोस्ट आपके पास है ना, उनकी एक एक करके डिटेल्ड जानकारी आपको दूंगा, है ना, और लगभग हम सारा डिटेल्ड एनालिसिस कर डालेंगे। जितनी भी अच्छी पोस्ट है सबके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आप देखो कि सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाली पोस्ट है एमईए की, और अभी लेटेस्ट में जब हम देखते हैं तो एएसओ की बहुत बड़ी वैकेंसी खाली हो रखी है ना, तो लोग जो है अब धड़ल्ले से भरेंगे एएसओ। सबसे बड़ा बेनिफिट मैं पहले तो एएसओ की पोस्ट का बता देता हूँ। आप देखो, अगर किसी को नॉर्थ में ही रहना है तो हमेशा आप दिल्ली में रहोगे, ठीक है, दिल्ली में रहोगे, ये सबसे बड़ी एक फायदा है, बड़ा फायदा है एएसओ की पोस्ट का, ठीक है। तो आप उस एंगल से अगर चल रहे हो तो प्लीज इसी को ऊपर भर दो, आपका काम हो जाएगा, आप एकदम सही जगह पे जाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो एएसओ में बहुत सारे एएसओ हैं, अभी मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन कई जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो एक जॉब के लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, वो है एमईए की जॉब भाई साहब, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर अगर आप लग जाओ, है ना, एएसओ, तो एक अलग बात है, आपको हो सकता है अलग अलग कंट्रीज घूमने को मिले। तो यहाँ पे कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन कैसी चलती है कि भैया मेरे को पहली ही बार में अमेरिका भेजेंगे, लंदन भेजेंगे, वो अलग सपने संजाए होंगे, मैं स्विट्जरलैंड जाने वाला हूँ भाई मेरे, है ना, तुम्हारा भाई स्विट्जरलैंड जाने वाला है, अब तुमसे बात ना हो पाएगी, ठीक है, वहां जाके मैं नई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, आज से मेरा तुम्हारा कोई लेना देना, वो अलग ही लेवल में चल रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता लगे कि उनको अफगानिस्तान या पाकिस्तान भेज दिया या अफ्रीका में भेज दिया, फिर वो बेचारे रोएंगे। तो इसलिए एमईए के अंदर आप देखिए कि ये भी मान के चलिए कि अगर आपको बाहर का दौरा मिल रहा है तो ये अच्छी कंट्रीज शुरुआत में मिले, ये कोई गारंटी नहीं है, आपको कोई लोअर लेवल की कंट्रीज भी मिल सकती है, तो वो माइंड में लेकर चलना। अच्छा, फायदा क्या रहेगा कि आपकी जितनी भी सैलरी है उस कंट्री के हिसाब से मान लो वहां पे हुई, वहां के अलाउंसेस मिले। मान लो कि साल भर में अगर तुम्हें 2 लाख, हर महीने 2 लाख भी मिल रहा है, तो साल भर में मान लो 24 लाख मिला, ठीक है, और ये सारा पैसा तुम्हारा टैक्स फ्री हो जाता है। लगभग वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, तो उतना खर्चा ज़रूरी नहीं कि आपका हो, है ना। तो एक तरह से आप समझो कि 2 से 3 साल अगर आपने बिता लिए एमईए के अंदर एक्सटर्नल पोस्टिंग्स में, ये तो मैं एक मिनिमम ही बता रहा हूँ, 2 लाख के आसपास, ज़्यादा भी हो सकता है ये, है ना। तो आप देखो कि आप कम से कम 50-60 लाख रुपए, 50-60 लाख रुपए व्हाइट का भाई साहब आपके हाथ में होगा। इसके बारे में कोई आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, सफेद पैसा है ये आपका, ब्लैक का नहीं है ना। तो 50 लाख 60 लाख सफेद में होना एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये आप दिमाग में रखिए कि एक टैक्स ही नहीं दे रहे हो इसके ऊपर। नहीं तो आप सोचो इसके ऊपर अगर 30% गवर्नमेंट टैक्स काट ले तो कितने खून जलेगा तुम्हारा, है 50 पे 30% काट ले, मोटा मोटा बता रहा हूँ, एक रफ आइडिया कि 12 से 15 लाख के बीच में टैक्स बन जाएगा। तो फिर दिल में होगा ना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वहीं देखो कि आपको वो बेनिफिट हो गया, आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ, घर ले सकते हो अपने सपनों का, अगर 2-3 साल में, नहीं तो आज घर खरीदने के लाले पड़े हुए लोगों को। तो उस एंगल से जब लोग देखते हैं तो ये बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है। अच्छा, सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है ना, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। क्या इसके अंदर सिर्फ बाहर ही भेजते, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इंडिया में भी रह सकते हो। उसके लिए फिर आपको डेस्क जॉब ऑप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसमें मत सोचना कि कोई भारत में रह रहा है तो उसको देना कि नहीं, उसको तो देना ही है इनकम टैक्स, है ना। वो बाहर जो फॉरेन पोस्टिंग मिल रही है उसके लिए माफ है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही आप देखिए कि इसके अंदर देखो कोई खास, आपको अगर सोचे कि पावर, तो कोई खास ऐसी पावर नहीं है आपके पास, ये एक ध्यान रखना माइंड में कि सोशली जैसे आप देखते हो, यूजुअली अब तक देखते आ रहे हो इंस्पेक्टर्स को, तो आपको लगता है कि जैसे इंस्पेक्टर का रॉब रहता है ऐसे ही हो सकता है कि पब्लिक में आपका रॉब रहेगा। तो पब्लिक में रिस्पेक्ट रह सकती है लेकिन रॉब नहीं रह सकता, क्योंकि आपका डायरेक्टली कोई पब्लिक से लेना देना ऐसा सच नहीं है, आपका मिनिस्टर्स के साथ या मिनिस्ट्रीज के अंदर लेना देना है ना। और वहां पर आप देखो कि कई बार लोग बोर भी हो जाते हैं कि फाइल वर्क की बार बार मेरे को करना पड़ रहा है, यार मेरा दिल नहीं कर रहा फाइल वर्क करने का, मुझे तो चाहिए थी कोई थ्रिलिंग सी जॉब की जिसमें मैं रेड्स पे जाऊं, जिसमें रोज मैं नई नई चीजें करूं, है ना, नए लोगों से मिलूं। तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है, उस एंगल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और क्लर्क टाइप जॉब भी है, ये सच बताऊं आपको सीधा सीधा मैं, तो ये एक माइंड में क्लियर रखना इस चीज को। इसके अलावा देखो एएसओ इन एएफएचक्यू है जो, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एक कैंटीन का कार्ड आपको मिलता है तो लोगों को शायद लगता है कि इसमें लिकर भी मिल जाएगी, तो इसमें लिकर नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ लड़कों का तो दिल टूट गया होगा कि फिर मैं नहीं जाता यहाँ पे, ये असली चीज़ तो मिल नहीं रही, नकली वाली चीज़ों का मैं क्या करूँगा, है ना। तो भाई क्या कर सकते हैं, नहीं मिलती। फिर इसके बाद इसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर है, कोई फ़ोन यहाँ पे अलाउड नहीं रहता है, और आर्मी का टैग एक मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहाँ पे आर्मी वालों के साथ देखिए कि हम लोग हैं नॉर्मल सिविलियन, हम कई बार उतना अच्छे से उनके साथ डील नहीं कर पाते,
उनकी भाषा भी कड़क रहेगी, है ना, रूल्स के भी बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहेंगे, तुम 10 मिनट लेट हो गए तो तुम्हारी जान खा जाएंगे। तो वो वाली चीज़ एक आपको दिमाग में रखनी है, और फ़ोन भी बाहर रखवा लेंगे। एक लड़का मेरे को अभी भी याद है जो व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा था, है ना, डिटेल्स को, तो उसको इतना हड़काया उन्होंने, दिमाग की नहीं कर दी उसकी कि भैया तुम व्हाट्सएप पे क्यों भेज रहे हो, तुमने तो हमारा डेटा चाइना को भेज दिया, है ना। तो ऐसी भी चीज़ें रहती है, कायदे से व्हाट्सएप पे डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए, कोई लीक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है यहाँ पे। फिर दूसरा ASO इन IB। अब IB में देखो कि सीक्रेट वर्क कुछ उस टाइप का नहीं है जैसा आप सोच के बैठे हो। वो एक IB की जो जॉब वैकेंसी है वो अलग रहती है, ठीक है, वो अलग से ही पेपर होता है। यहाँ पे केवल आप क्लैरिकल टाइप वर्क आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी का अलाउंस जो है 9,000 के आसपास की सिक्योरिटी अलाउंस भी यहाँ पे मिलता है, तो आप चाहें तो इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा CSS में ASO का है तो वहाँ पे थोड़ा सा फास्ट प्रमोशन रहता है और दिल्ली की पोस्टिंग रहती है। बाकी ये सब चीज़ें तो है ही है ना, जो रेगुलर में चीज़ें हैं वो तो उसके बारे में है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या गर्ल्स को ASO प्रेफर करना चाहिए? तो मैं गर्ल्स को यही रिकमेंड करूँगा कि स्पेशली जितनी भी गर्ल्स है, इसको आप पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर ही रखिए। ये आप ही लोगों के लिए है सारे के सारे ASO, है ना। मैक्सिमम गर्ल्स इसको प्रेफर करती है, आसान जॉब है, इजी है ना, और रेगुलर वर्किंग आवर्स में ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, प्रेशराइज नहीं होना पड़ेगा, एक अच्छा वर्क कल्चर मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। तो गर्ल्स को ये वाली जॉब जो है, ASO वाली जॉब जो है, गर्ल्स को प्रेफर करनी चाहिए। क्या लड़कों को नहीं करनी चाहिए? लड़के कर सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गर्ल्स का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पहले ही बोल दिया, गर्ल्स के लिए आगे चल के लाइफ डिफिकल्ट होती, इसलिए मेरे को साथ ही साथ बताते जाना कि लड़कियों को कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी। फिर आप देखिए कि ये मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। कई लोगों को जो है MEA से रिलेटेड चीज़ें चाहिए हैं, तो एज लिमिट क्या रहती है, CPT जरूरी है कि नहीं। CPT का मतलब क्या है? जो कंप्यूटर वाला कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ ना। एक होता है सिर्फ टाइपिंग वाला, एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला होता है, तो यहाँ पे CPT रिक्वायर्ड है। ये चीज़ें भी दिमाग में रखना, नहीं तो फिर आप अगर भर भी दोगे तो आपको वो पोस्ट मिलेगी नहीं, फिर आप रोगे कि भैया ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। इसके बाद आप देखिए कि कलर ब्लाइंड की बात करते हैं तो यहाँ एलिजिबल है। फिर लोकेशन जो है दिल्ली के अंदर ही मिलती है मैक्सिमम जगह में, तो और एलोकेशन जो है सिंगल ऑफिस आपको मिलेगा। फिर सोशल रिस्पेक्ट हाई है, स्टेबिलिटी है, डेस्क जॉब है। ये सारा का सारा इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी हैं। हर किसी में मैंने ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है ताकि आपको क्लियर रहे, आपको ढूंढना ना पड़े इधर से उधर। फिर ASO मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैंने एज लिमिट बता दी, CPT इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल है, लोकेशन दिल्ली बेस्ड है, एलोकेशन अगेन एक ही ऑफिस है जिसमें आपको रेगुलरली जाना है, कोई 10 ऑफिस में अलग अलग तबादला नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद देखिए ASO इन NIC का देखेंगे तो अगेन इसमें भी एज लिमिट सारे ASO में सेम ही है। बस ये देखते जाना कि कलर ब्लाइंडनेस और CPT का मेन मुद्दा देखते जाना, है ना। बट इसमें एक और चीज है कि इसमें लोकेशन ऑल इंडिया है, ठीक है। तो आप जब भर रहे हो तो फिर कहीं किसी ने सोच लिया कि नहीं मैं तो दिल्ली के हिसाब से भर रहा था जी, वो तो मिली नहीं, तो आप देखिए ऑल इंडिया में और रैंडम एलोकेशन होगी, आपसे नहीं भरवाया जाएगा कि कहाँ आपको चाहिए, ठीक है। तो जोन प्रेफरेंस आपके हाथ में नहीं है। फिर ASO इन CBC की बात करते हैं। अभी मैं सारा ASO का बता रहा हूं, फिर इनकम टैक्स का बता दूंगा, फिर GST का, सबका एक साथ बताऊंगा, एक ही वीडियो में सब कुछ होने वाला है। यहां पे एज लिमिट जो है आपकी 30 साल होगी, CPT नॉट रिक्वायर्ड हो गया, है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस का यहां पे देख लेना, सेम ASO इन CAT का, CSS का और इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये सारे ASO का लगभग सेम है। बस ये देखते जाना, जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया है, रैंडम है ना, यहाँ पे मिनिस्ट्री एलोकेट करती है और रैंक के हिसाब से होता है एलोकेशन। तो ये सब चीजें आपको देखते जाना है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरेंगे। ये पूरी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल GB विटमूवर पे दे दूंगा, है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फिर भी एक बार दिखा देता हूं टेलीग्राम, ताकि कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा टेलीग्राम है GB विटमूवर के नाम से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें चेक कर लेना। अब देखो कि इलेक्शन कमीशन की अगर अंदर बात मैं करता हूं तो आप देखिए कि इसमें भी एज लिमिट वही 30 साल ही है, कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल है, दिल्ली के अंदर ही आप रहेंगे। फिर AFHQ में सारी की सारी डिटेल बता दी, रेलवे वाले में बता दी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाले में बता दी और CIC वाले में बता दी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देखो अगली पोस्ट जो बच्चों के लिए बहुत फैसिनेटिंग पोस्ट है ना, वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। बहुत सारे लोग जो है, आप देखो इसकी वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती है, इस बार तो ठीक है वैकेंसी, लेकिन यूजुअली इसकी वैकेंसी सबसे कम आती है। और अब जो है एक नई पोस्ट और आने वाली है इनकम टैक्स के अंदर, और वो होने वाली है OS की, है ना। आप देखिए कि जो पहले सीनियर टैक्स असिस्टेंट होता था उसको खत्म करके अब ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट बना दिया। हालांकि सीनियर टैक्स असिस्टेंट से एक इंक्रीमेंट ऊपर जाके OS बनता था, लेकिन अब इन्होंने सीनियर टैक्स असिस्टेंट खत्म करके OS की ही पोस्ट बना दी है। और यहाँ एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, और वो है कि TA से जो आप सीनियर TA या फिर OS बनते थे, अभी तक तो 2 से 3 साल में बन जाता था एक इंसान, है ना। TA से सीनियर TA जो है, या फिर इसको OS की पोस्ट अब तो आप बोल दीजिए, तो 2 से 3 साल में बन जाता था, ठीक है। यानी कि 2400 ग्रेड पे में अगर कोई भर्ती होता था तो उसको 2 से 3 साल में 4200 ग्रेड पे मिल जाता था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप होता था भाई सैलरी के अंदर। लेकिन
अब जो है खेल बदल गया है। अब क्या हो गया, नए आरआर रूल्स आ गए हैं, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आने के बाद जो है बिल्कुल खेल खत्म, कोई प्रमोशन नहीं है यहाँ पे भाई साहब, है ना। आपको 10 साल लग जाएंगे ओएस बनने में, 10 साल लग जाएंगे, और फिर आगे 5 से 7 साल जो है यहाँ पे लग जाएंगे इंस्पेक्टर बनने में। तो उसके बाद तो आप देखिए कि क्या ही कर लोगे, है ना। इंस्पेक्टर लगभग आप देखो जब अधड़ उम्र के हो जाओगे फिर इंस्पेक्टर बनोगे, उसके बाद तुम आईटीओ पे ही रिटायर हो जाओगे, ज़्यादा कुछ सपने नहीं देख सकते हो, है ना। अगर कोई यंग बंदा जो है मान लो कि पहले टीए लगता था तो वो कमिश्नर तक जा रहा था, लेकिन अब वो बेचारा आईटीओ तक बड़ी मुश्किल से जाएगा। यहाँ 8 से 9 साल नहीं, अब तो 12 साल के आसपास का होता है, लगभग 10 से 12 साल, है ना। तो आपके टाइम तक जब तक आप ज्वाइन करेंगे तो आगे इतनी लाइन लगी होगी कि आपके लिए और दिक्कत होगी प्रमोशंस के अंदर। इसके अलावा न्यू रिक्रूटमेंट रूल में एक और मेजर चेंज किया गया है कि ये जो ओएस की भर्ती है ना, आप सोचें कि मैं टीए बन के चलो हो सकता है ओएस जल्दी बन जाऊंगा, है ना, 10 साल तो मिनिमम है, लेकिन 10 से भी ज्यादा साल लगने वाले हैं आगे आगे चल के, आगे सैचुरेशन जब आएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है। पहले क्या होता था कि पहले जो है ना यहाँ पूरे का पूरा सोचो कि जब इंस्पेक्टर बनना है तो आपके पास 1:1 की रेशो जैसे हो रही है मान लो, है ना, या फिर 1:1 की ना होके मान लो 70 जो है मान लो कह रहे थे कि प्रमोटी बनेंगे, और 30 जो है मान लो कह रहे थे कि भैया जो डायरेक्ट आ रहे हैं वो बनेंगे। ठीक है, अब देखो ना ओएस की नई भर्ती आने वाली है, तो यहाँ से नए ओएस लोग भी तो आएंगे ना। मैं वही तो आपको समझा रहा, न्यू ओएस जो अगले वाले सीजीएल से आ जाएंगे, है ना। अगर आप अगले साल सीजीएल देंगे तो यहाँ पे आप भी तो आओगे यहाँ, और इस वक्त जो है डिपार्टमेंट के अंदर हजारों ओएस भरे हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि सीनियर टी की पोस्ट खत्म की है तो बहुत सारे लोग ओएस में प्रमोट हो चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पे गड़बड़ ये होगी कि इन लोगों को, ये जो नए वाले ओएस आ रहे हैं ना, इनके लिए अलग से कोटा रखा गया 50% का। पहले 70% आप लोग के लिए था जो टीए से ओएस बने, कि आप ही लोगों को प्रमोट किया जाएगा इंस्पेक्टर में, लेकिन अब वो कोटा खत्म करके 70 से 50% कर दिया गया है। और ऐसे ही आप देखो कि ये वाले जो ओएस हैं इनके लिए भी 50% हो गया, यानी आधी वैकेंसी, अगर मान लो कि 100 इंस्पेक्टर की सीट पड़ी है तो 50 तो ये नए वालों को मिलेंगी और 50 जो है पुराने वालों को मिलेंगी। आप समझ रहे हो कहानी की क्या हो रहा है। कहानी में ये एक गड़बड़ हो गई जिससे प्रमोशंस और स्लो हो गई हैं। यानी या तो आप डायरेक्टली ओएस बन के आओ तब आपको फायदा है, या फिर सीधा सीधा आप इंस्पेक्टर बनो इनकम टैक्स में तब फायदा है। अब टीए की वैल्यू थोड़ी सी खत्म हो गई है, यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसफर्स की बात करें तो आपको जहां पे एलोकेट, मान लो तुम्हें एमपीसीजी मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया या चेन्नई वाला रीजन हो गया, तो तुम लाइफ टाइम वहीं रहने वाले हो। इसके अंदर कोई ट्रांसफर्स अब अलाउड नहीं है, खत्म कर दी गई है ट्रांसफर्स। तो ये आप माइंड में क्लियर रखिएगा, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा ही पैसा होगा, तो वैसे वाले दिन गए, ढल गए वो दिन, क्योंकि फेसलेस हो चुका है डिपार्टमेंट। अब वो चीजें नहीं है और सीबीआई की रडार पे रहता है बार बार, है ना। तो जीएसटी वाले भी फंसते रहते हैं, इनकम टैक्स वाले भी डेली इसी काम में फंसते रहते हैं जो ब्राइबरी करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, सैलरी बहुत अच्छी है, हाई सोशल रिस्पेक्ट है इनकम टैक्स के नाम की, एक वो टैग बहुत अच्छा है अपने आप में। फास्ट प्रमोशन थे, लेकिन अब फास्ट प्रमोशन आप नहीं बोल सकते हो। इंप्लॉइज के लिए बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है इनकम टैक्स की। जब तक यूनियन रहेगी तो आपको बहुत इजी रहेगा। इनकी यूनियन स्ट्रांग है इनकम टैक्स की, तो कोई भी इंप्लॉय के साथ ये नहीं है कि कोई अनफेयर तरीके से जो है उसको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपका अफसर आपको हरास कर रहा है। लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे यूनियन वाले, वो एक बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। या फिर आपकी कोई दिक्कत है, आपकी परेशानी है, उसको सुनने के लिए आपको ये नहीं कि अफसरों के तलवे चाट रहे हो, सीधा यूनियन के पास जाओ, यूनियन आपकी 100% बात सुनेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ इनकम टैक्स में हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें एज लिमिट मैक्सिमम, ये जनरल के हिसाब से एज लिमिट लिखी है ना। कोई ओबीसी वाला तो उसके लिए 33 हो जाएगी, +3 कर लेना, और SC ST के लिए 35 हो जाएगी, वो ध्यान रखना। CPT आप देखिए कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ना, इसमें तो रिक्वायर्ड है आई थिंक CPT, है ना, नोट वाला नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड होगा CPT। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए दिखेगी, कोई ज़्यादा यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड चेक नहीं होते हैं, बहुत नाम मात्र का फर्जी सा मेडिकल होता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स में चाहे आप टीए लग जाओ चाहे इंस्पेक्टर लग जाओ, बहुत आसान है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि आपको जो है टेंशन नहीं है कि मेरा कल को कि भैया मेरा चश्मा लग रखा है, मेरी हड्डी क्रैक है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो, जो भी हो तुम्हारा हो जाएगा, बस सीधी बात है ना। इसके बाद आप देखिए कि सैलरीज तो अच्छी है, और आपको एलोकेशन जो है रैंक के बेसिस पे होगी। बाद में जाके आपको जो है जोन प्रेफरेंस का फॉर्म आएगा, तो वो आपको भरना होगा। इसके बाद आपका आता है जीएसटी इंस्पेक्टर। देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे है, जीएसटी इंस्पेक्टर भी 4600 ग्रेड पे है। और मैं आपको एक सैलरी का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जो 4600 ग्रेड पे वाले लोग हैं, 4600 वालों की सैलरी जो है लगभग आप मान के चलो, इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज की डेट में देखो कि अगर मैं ग्रोस की बात करता हूँ तो 90K के आसपास, 90 से 95 हज़ार के आसपास आप मान सकते हो, 90 से 95 हज़ार के आसपास, है ना। वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो अभी। लेकिन अभी अगला पे कमीशन आएगा तो ये 120 130 तक भी पहुँच सकते हैं। ग्रोस
ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, इन हैंड की बात नहीं कर रहा। इन हैंड तो आप समझिए कि मोटा मोटा 80 के आसपास होगी इन हैंड, है ना। तो इसके अलावा जो 4200 ग्रेड पे वाली पोस्ट होती हैं, है ना, जैसे कि अभी मैंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात की, ऐसी जीएसटी में एक नई पोस्ट आई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। जो इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, यहाँ पे वही व्यक्ति जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है 4200 ग्रेड पे। इंस्पेक्टर से जस्ट नीचे की पोस्ट आप समझ लीजिए, है ना। जैसे आप अगर आम भाषा में बोलोगे तो सब इंस्पेक्टर टाइप आप समझ लो। तो 4200 ग्रेड पे में आप समझो कि मोटा मोटा आपका आज की डेट में जो है 70 से 75 हज़ार ग्रोस है। और इन हैंड देखा जाएगा तो अगर आपका हाउस रेंट भी आपको मिल रहा है ना, आपने क्वार्टर नहीं लेगा, तो 60 के आसपास तक आपको इन हैंड आ जाएगी। एनपीएस वगैरह सब चीज़ें मिला के मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। फिर वहीं पे आप 2800 ग्रेड पे की अगर देखेंगे तो लगभग 60K के अराउंड हो जाएगी। 2400 ग्रेड पे वालों की देखोगे तो मोटा मोटा 45K के अराउंड हो जाएगी। ये मैं ग्रॉस सैलरीज की आपको बात कर रहा हूँ। तो ये अच्छी सैलरीज हैं, लेकिन अभी पे कमीशन आता ही ये सारी की सारी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ेंगी, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, महंगाई भी बढ़ेगी, जी हाँ। अब बात आती है जीएसटी इंस्पेक्टर की। तो सैलरी तो मैंने लगभग आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पे देखो कि जोनल ट्रांसफर तो हो जाते हैं, यानी कि अंदर के अंदर ही, जैसे आप मध्य प्रदेश के रीजन में तो अंदर के अंदर ही जोनल ट्रांसफर तो इनकम टैक्स में भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। लेकिन आप सोचें कि नहीं आप हो मध्य प्रदेश में, आप वापस से जम्मू कश्मीर जाना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होगा, या चेन्नई जाना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होगा, वहीं पड़े रहोगे, ये आप ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन रील्स को देख के फैसिनेट मत करना, नकली पुलिस है एक तरह से, आप समझ लीजिए। साल भर में एक बार यूनिफॉर्म पहननी है ना, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। और रील्स बनाने के लिए तो आप रोज पहनते रहो यूनिफॉर्म, बुलेट लेके घूमते रहो, किसी की भी, है ना, किसी की गाड़ी के सामने, रेड पट्टी वाली गाड़ी के सामने, आपके ऑफिसर की गाड़ी है, आप उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचा के आप सोशल मीडिया पे डालते रहो, विच इज कंप्लीटली इलीगल। आप नहीं कर सकते हो, किसी और की गाड़ी को आप कैसे दिखा रहे हो अपना, लेकिन कोई पूछने वाला यहाँ पे है नहीं है। लोगों को गुमराह करने वाली बात है, मूर्खता वाली बात है। जीएसटी इंस्पेक्टर को पता नहीं क्या इन्होंने आईआरएस ऑफिसर बना के रखा हुआ है, तो उसका कोई इलाज तो है नहीं। ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और आप लोग बन रहे हो। और फ्रेशर बच्चे को तो वैसे ही समझ नहीं आता, वो दे लाइक पे लाइक ठोकता है। यूपी बिहार में बच्चे अलग फैसिनेट हो रखे हैं ना, वो तो टोपियां पहन पहन के घूम रहे हैं भैया कि मैं ही हूं अब जीएसटी इंस्पेक्टर। तो भाई ऐसे फीलर्स लोगों से जो है आपको दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक रहिए। ये बच्चों को पता एक्चुअली पता कब लगता है, जब वो डिपार्टमेंट में जाते हैं और फिर वो कहते हैं अरे सर आप ही ठीक बोल रहे थे, ये तो हमारा मूर्ख काट रहे थे, है ना। तो अब वही चीज़ है, लेकिन जाते कितने लोग हैं डिपार्टमेंट में हर साल? 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, है ना। तो बाकी की जनता जो लाखों की जनता है वो तो मूर्ख ही रहती है ना, तो इसीलिए बस वो फील में ही रहती है सारे के सारा टाइम। हाई सोशल रिस्पेक्ट है बिल्कुल, प्रमोशन थोड़े से स्लो ही है, बहुत ज़्यादा फास्ट आप मत समझिएगा। यूनियन का इशू है, यहाँ स्ट्रॉन्ग यूनियन इनकम टैक्स की तरह नहीं है। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आपके ही जोन में बार बार इधर से उधर भटकते रहेंगे। आप ये मत समझना कि एक जगह पे डाल दिया तो आपको, मान लो कि मध्य प्रदेश में हो तो मान लो भोपाल डाल दिया, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप हमेशा भोपाल में ही रहोगे। आपको इंदौर भेज देंगे, बुरहानपुर भेज देंगे, कहीं भी भेज देंगे यार, सीधी सी बात है ना। ऐसी सेम जो है चंडीगढ़ वाले जोन में हो तो चंडीगढ़ में सिर्फ चंडीगढ़ नहीं आता है, आप देखिए, है ना। चंडीगढ़ के साथ साथ आप जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, कहीं भी पटक सकते हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कहीं भी पटक सकते हैं आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी में ये तो हो गई आपकी 4600 ग्रेड पे की। एक होती है टीए जो है 2400 ग्रेड पे, और टीए से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ये बनने में 10 साल लग जाते हैं। सेम वही जैसे इनकम टैक्स में अभी कर दिया गया। एक्चुअली यहाँ के ही लोगों ने बहुत सारी अपील्स लगा रखी थी कि आपने सिर्फ जीएसटी में कर दिया, वहाँ इनकम टैक्स में क्यों नहीं किया। अब वो इतना ज़्यादा उन्होंने कोसा कि सब लोगों ने उठा के जो है अब वहाँ भी यही सब हाल हो गया। तो यानी इनकम टैक्स में भी धुल गया टीए की पोस्ट, अब वो भी खत्म। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कुछ लोग भर देते हैं और जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर नहीं भरते हैं। लेकिन जैसे पिछली बार हमने देखा था कि एक ही नंबर का डिफरेंस रह गया था, तो आप देखो कि दोनों के बीच में अगर सिर्फ एक ही या आधे ही नंबर का डिफरेंस रह रहा है पोस्ट प्रेफरेंस में, तो फिर आपके लग जाएंगे। क्योंकि अगर आपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को ऊपर भर दिया सिर्फ ये सोच के कि मेरे को अपनी होम पोस्टिंग मिल जाएगी, तो आपके लग गए, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है, मान लो अगर, है ना, या बिल्कुल लगभग सेम सा ही है। तो फिर आप देखो जब दोनों की कट ऑफ ही सेम जाएगी तो फिर क्या होगा, क्या होगा, आप जो है 5 साल पीछे चले जाओगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को जीएसटी इंस्पेक्टर बनने में 5 साल लग जाएंगे दोस्त। और आप कोसते रहोगे, है ना, कि इससे अच्छा तो मेरे को फिर से इन्होंने साउथ पटक दिया, इससे अच्छा तो मैं काश जीएसटी इंस्पेक्टर ही भर देता, फिर परेशान हो गए। तो जीएसटी इंस्पेक्टर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आप उसी को ऊपर भर दोगे तो कहीं बेहतर बेनिफिट रहेगा, ये माइंड में क्लियर रख के चलना, ठीक है। इसके अलावा ये बस एक लेवल नीचे होता है एक्साइज इंस्पेक्टर से या जीएसटी इंस्पेक्टर से, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी काम तो बिल्कुल वैसे से ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। ये एज लिमिट का, कलर करेक्शन वगैरह का, ये सारा मैंने आपको पूरा लिख दिया है। हालांकि इस चीज़ का मैं एक चार्ट भी दे दूंगा आखिरी में, वो चार्ट जो है एसएससी ने ही रिलीज किया है, तो आप उसको भी एक बार वेरीफाई कर लेना, तो वहां से आपको ईजी रहेगा, ठीक है। सिर्फ आप इसको मत देखिएगा, ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए बना ही दिया है, लेकिन आखिरी में जो मैं चार्ट दे रहा हूं वो चार्ट जो है ऑफिशियल है, उससे भी एक बार वेरीफाई इन चीज़ों को कर लेना, ठीक है भाई।
ये मैंने तो मेहनत लगाई है, मैं सुबह से शाम तक पूरा 24 घंटा का टाइम लगा, मैं सब आपको बताऊं। ये इतना ईजी नहीं है, बहुत सारी पोस्ट को डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद देखिए कि एक ईडी की पोस्ट होती है जिसके लिए जनता इतना भैया पागल हो रखी है कि ईडी चाहिए, पावर पावर, है ना। जैकॉल होता था ना जो उसमें बोलता था शक्तिमान पावर, तो वही वाला लोगों को लगता है कि भैया ईडी में चले गए तो बस हो गया, सवर गया हमारा। लेकिन आप देखिए कि ईडी में जैसे आप देखो कि कितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है नोटिस जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं पैसा ही पैसा, तो आप इन लोगों से पैसा खाओगे भाई, तुम्हारी मार के रख लेंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हारी, है ना। तो इतना आसान नहीं है ईडी में, और तुम्हारे ऑफिसर जो है वो मंजे हुए खिलाड़ी होंगे। तुम अभी बेचारे गरीब हैं, जा रहे हो तो किसी को कुछ नहीं पता है वहां पे, और ऊपर से वर्क प्रेशर तुम्हारे ऊपर इतना हाई रहेगा ईडी के अंदर। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, बहुत लीनियंट रहता है, रिलैक्स रहता है, वहीं पे जीएसटी इंस्पेक्टर काम करता रहता है ना। जीएसटी में कोई बहुत ज़्यादा लीनियंसी नहीं है, वही लीनियंसी यहाँ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत वर्क प्रेशर रहेगा, और जो आप एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे कि नहीं मेरे को सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सा आ जाए, तो वो फिर क्या कर सकते हैं। ये तो मिलेगा एक एक्स्ट्रा 20% का सिक्योरिटी अलाउंस, इसके लिए जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए तैयार रहो कि हाई वर्कलोड भी है दोस्तों फिर। लेकिन अगर कुछ दूसरे वाले यूटीएम वगैरह के लिए जा रहे हो, यूटीएम ना हो गया एटीएम हो गया, है ना, तो फिर भैया भूल जाओ। और वो सब जो यूटीएम वाली चीजें होती है वो बिजनेस रेट्स पे होती हैं। तो आप सोचो कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, सोचो कितने नेताओं को अपनी जेब में लेके घूमता होगा। तो वो भी एक क्लियर रखना है माइंड में कि फंसने के चांसेस उन चीजों में बहुत ज्यादा रहते हैं, और आपको पता ही नहीं लगेगा, आपका साथ वाले ही आपको फंसा के चला जाएगा और खुद वो खा जाएगा, और फिर तुम्हारे लग जाएगी लंका, तुम्हारा जीवन बर्बाद हमेशा के लिए, बैठे रहना सलाखों के पीछे। तो कभी भी ऐसी चीज के हिसाब से आप मत जाओ। पावर के हिसाब से जाना अच्छी चीज है, आपको बड़े बड़े घरानों में जाने को मिलेगा, है ना। वो तो इनकम टैक्स में भी मिलेगा, आपको जीएसटी में भी मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप ऐसे ऐसे घरों को देखोगे, हमने खुद देखा है ना अपने टाइम में, कि जहां पे स्विमिंग पूल है, एकदम होटलों की तरह घर लोगों ने बना रखे हैं, आलीशान। वो बंदा सट्टे खिलाता था, अब मैं दिखा नहीं सकता वो सब चीजें यहाँ पे आपको, है ना। कभी पर्सनल में मेरी मुलाकात आपसे होगी तो मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, और ऑफ द रिकॉर्ड में बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हम वो सब डिस्कस, है ना। तो कुल मिला के ये है कि हाई वर्कलोड है यहाँ पे, सिक्योरिटी अलाउंस तगड़ा है, और सोशल रिस्पेक्ट तो भैया आप पूछिए मत, जहां जाओगे ईडी वाले को, है ना। नॉर्मल जनता आपसे ज्यादा पंगा लेगी नहीं, सीधी सी बात है। खौफ रहेगा तुम्हारा, भौकाल रहेगा इसके अंदर, बट ये नहीं है इसका मतलब कि तुम किसी को भी पेल सकते हो, पेल नहीं सकते हो, क्योंकि हमारा संविधान ने हर जगह पावर डिवाइड कर दी है। तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप जनता को कुछ पेल दो, ये भी ध्यान रखना। फिर प्रमोशन जो है ठीक रहती है यहाँ पे, हाई पावर तो रहती है, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर बहुत ज़्यादा रहते हैं, 3 से 4 साल में आपके ट्रांसफर होते ही होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये पूरा क्राइटेरिया मैंने लिख दिया है, तो इसको भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एलोकेशन जैसे रैंडम हो सकती है आपकी, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, 30 की लिमिट है। कलर ब्लाइंडनेस का चेक कर लेना, ये सब एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगली पोस्ट जो बच्चों को फैसिनेट करती है वो है प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर। आज से पहले तो मैक्सिमम बच्चा इसी पोस्ट में जाता था, क्योंकि आप देखो कि पोर्ट, और पोर्ट का मतलब ही स्मगलिंग हो जाता है ना। क्योंकि आप देखो, आपने कई मूवीज देखी होंगी, है ना, उसमें स्मगलिंग कर रहे होते हैं। जैसे देवरा मूवी आपने देखी होगी, तो वो पोर्ट के ऊपर क्या हो रहा था, स्मगलिंग हो रही थी। तो वो क्या था, एक पोर्ट के ऊपर प्रिवेंटिव ऑफिसर ही तो था जिसको वो मार दिया जाता है ना। तो आपको याद होगा, अगर वो देवरा वाली मूवी आपने देखी है, तो वो व्हाइट से ड्रेस में जो है वो प्रिवेंटिव ऑफिसर ही है। तो एग्जामिनर या प्रिवेंटिव ऑफिसर आप मान लीजिए। तो कुल मिला के बात ये है कि देखो, लिस्ट बनती है पूरी की पूरी। अगर तुमने वहां पे मार्क नहीं किया और किसी की भी आइटम को, स्मगल्ड को यूं ही, है ना, तुमने कर दिया कि पास कर दिया, तो फिर तुम्हारे ही हाथ में है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम ही फंसोगे, सीधी बात ये है। यहां पे जो करने वाले हैं वो करते हैं, भाई है कि कितने दिन खैर मनाओगे, बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी वाली बात है, कभी ना कभी तो कटेगा, वही वाली कहानी है, ठीक है। और ये ऐसी चीज है कि एक बारी खून मुंह को लग गया, पैसा मुंह को लग गया, तो तुम रोज उसके पीछे भागोगे और कभी ना कभी तो फंसोगे, कभी ना कभी तो ट्रैप में आओगे, ये बाबू भैया याद रखना। तो वो चक्कर जो है यहाँ पे काफी हद तक तो वैसे वैनिश हो चुका है। अब कोई हायर लेवल पे कुछ होता हो तो एक अलग बात है, लेकिन छोटे लेवल पे आप जा रहे हो, है ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हाथ में कोई बहुत ज़्यादा पावर है। तुमसे मजे हुए खिलाड़ी वहाँ पे पहले ही बैठे हुए हैं, ठीक है। सबने अपने अपने बंगले बना लिए, सबने पेट भर लिए, तुम्हारे टाइम तक कुछ नहीं बचा है, सीधी बात ये है। तो कोस्टल एरियाज में तुम्हें पोस्टिंग मिलेगी, और हाई डिमांड में इसलिए रहती है कि यूजुअली जो साउथ के लोग हैं उनके लिए बहुत प्रेफरेबल रहती है। तो आप देखो, साउथ से बहुत कम ही बच्चा भरता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम नहीं भरते हैं एसएससी का, लेकिन वो प्रेफर फिर यही वही करेंगे कि साउथ में ही उनकी जो है पोस्टिंग हो जाए, तो वो पोर्ट्स के आसपास ही लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों को सी सिकनेस रहती है ना, कि समुद्र के अंदर जो है उनको जो है अच्छा नहीं फील होता है, तो उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए ये वाली जॉब, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म रहेगी, बिल्कुल रहेगी, गुड सैलरी है, हाई सोशल रिस्पेक्ट है, ये सब चीजें तो है ही हैं, और प्रमोशन 5-6 साल के अंदर हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया है। और मेन काम जो है आपका स्मगलिंग को ही प्रिवेंट करना है, जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूं, है ना। ऐसे इनकम टैक्स में काम जैसे रहता है कि आप कोई टैक्स की चोरी कर रहा है उसको बचाना है, जीएसटी में भी सेम वैसा सही काम है। ऐसा ही इसके अंदर जो है कि बाहर के देश से
कुछ यहाँ पे स्मगल ना हो। गोल्ड स्मगल हो सकता है, गांजा, अफीम, कुछ भी स्मगल हो सकता है ना, हथियार स्मगल हो सकते हैं ब्लैक मार्केट के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो भारत के अंदर ना आए, है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी रहती है। अच्छा, एग्जामिनर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, है ना, यही मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी पूरे का पूरा, शिप पे आपकी ड्यूटी रह रही है। तो एक सेकंड, ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, ये यूनिफॉर्म हो गया ना, ठीक है। एज लिमिट 30 साल होगी, सीपीटी रिक्वायर्ड है, कलर ब्लाइंडनेस नॉट एलिजिबल, ये सब चीज़ें बस आप पढ़ लेना, कोस्टल एरियाज में आपकी रहेगी। और इस पूरी चीज़ के लिए ना मैं आखिरी में एक पूरी शीट भी दे दूंगा, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वो एक ऑथेंटिक शीट है ना, वो वीडियो के आखिरी में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद AAO और ऑडिटर की मैं बात करता हूँ। आप देखो कि यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर तो पॉसिबल है, बट वो बंदा मिलना भी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यूजुअली क्या होता है कि हर किसी को चाहिए अपनी होम पोस्टिंग। अब आप यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत तो ऑडिटर के साथ यही है कि आपको होम पोस्टिंग का पता ही नहीं लग पाएगा। यूजुअली आप देखो 3 तरह के ऑडिटर है। एक मेन जो है इसके अंदर कैग वाला है, सीजीडी है, और वो दूसरे वाला तो वो तो ऐसे ही है, मेन तो कैग वाला है। लेकिन आपको होम पोस्टिंग का नहीं पता पड़ पाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, सीधी बात ये है, ये बताते ही नहीं आपको, है ना, और एंड में खुद ही एलोकेट करेंगे। अब वो आपको आपकी होम पोस्टिंग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, और रैंक का भी इसमें कोई खास लेना देना नहीं, रैंडम है वो सारी की सारी चीज़। तो ऑडिटर में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आप उस हिसाब से इसको भरना। अब मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत यही है कि टीए को ऊपर भरूँ कि ऑडिटर को ऊपर भरूँ। तो भाई सीधी बात है, अगर सेफ साइड चलना है तो टीए को भरो ऊपर, है ना, आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी अगर आप बैरियर पे ही हो। नहीं तो आप फिर ऑडिटर को अपने रिस्क पे जो है ऑडिटर को भर सकते हो। फिर आप ध्यान रखना, बाहर जाने के लिए पहले मन बना के रख लेना। 50% ऑप्शन ये है कि आपको घर पे मिल जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि घर से बाहर भी मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना फिर इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गुड सैलरी तो है ही है, और आप ये देखो ऑडिटर जो है वो 2800 ग्रेड पे वाली हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है AAO वाली, ये तो आपकी 4800 ग्रेड पे हो जाती है, ये तो गैजेटेड पोस्ट ही है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। और ये हाई पावर है ऑडिट की, है ना। तो बेसिकली ऑडिट का काम ही ये है कि हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने एक्सपेंडिचर किए होते हैं। मान लो इनकम टैक्स ने, जीएसटी ने, इन सब ने, है ना, एम्प्लॉइज़ कोई LTC लेके चला गया, है ना, किसी ने अपना होम ट्रैवल का बिल भरा है, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। तो वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑडिट डिपार्टमेंट आके चेक करते हैं। यही इनका काम है मेनली ऑडिट डिपार्टमेंट का। अगर मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू जितना भी पूरे देश में लगा है अलग अलग गवर्नमेंट के ऑफिस में, उसका जांच करना, तो यहाँ पे इस तरह की पावर है आपके पास, ये आप ध्यान रखना। फिर प्रमोशन अच्छे कह सकते हो, है ना। और कैग जो है वो कभी भी अपनी वैकेंसी स्टेट वाइज नहीं बताता है, मैंने अगेन आपको बता दिया। तो उस रिस्क पे उस हिसाब से आप इसको फिर भरिएगा। और यहाँ पे देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो बहुत अच्छा ऑफिस चाहिए, तो कभी भी ऑडिटर वगैरह का जो कुछ सिटीज़ में अच्छा हो सकता है, बट मैक्सिमम जगह पे आपको अच्छे ऑफिस देखने को नहीं मिलेगा। अच्छे का मतलब होता है बहुत सुंदर आलीशान ऑफिस, है ना। कुछ रेयर केस में हो सकते हैं, है ना, कि कहीं पे नया ही किसी ने ऑफिस ले लिया हो, अदरवाइज आपको बहुत पुराने बंजर ऑफिस मिलने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना। जबकि इनकम टैक्स में बहुत अच्छे रहते हैं, जीएसटी में भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स, जीएसटी ये सब कमाने वाले हैं, और ऑडिटर वाला खर्च करने वाला है भाई साहब, है ना। ये तो उल्टा इसके ऊपर तो लग ही रहे हैं, तो इसको क्यों ही इतनी सुविधाएं दी जाएंगी। फिर आगे आता है नारकोटिक्स, सीबीआई और एनआईए, ये सारी की सारी फील्ड जॉब है ना। तो इनमें जो है थोड़ा सा आप सोच के भरिएगा। देखो कई बार दूर से आपको लगता है बहुत बहुत फैसिनेट आप लोग होते हो। आप देखिए कि यहाँ पे ये हमारे नारकोटिक्स के स्टूडेंट हैं, अभी मेरे को मिले थे, है ना, इनकी स्पोर्ट्स मीट थी, तो इन्होंने मुझे भी बुला लिया, है ना, इन्होंने उनको बताया कि हम आ रखे हैं यहाँ पे, तो मैं इनसे मिलने गया सबसे, है ना। तो ये भाई साहब मेडल बहुत सारे जीते हैं हमारे स्टूडेंट, है ना। तो ये देखो इनकी जर्सियों पे नारकोटिक्स लिखा हुआ था, ये पूरा मैदान वही है, अगर आप देखें ये रहा, ठीक है। तो ये जो है अभी लेटेस्ट में मैं इनसे मिला तो बहुत बढ़िया भी लगा मेरे को, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, है ना, नारकोटिक्स के बारे में भी। बट आपको मैं वैसे बता रहा हूँ कि देखो अगर आपको चाहिए कि हाँ जो गांजा, हीरोइन, ये सब चीज़ें, है ना, स्मगल हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, कि इनके ऊपर किसी तरीके से शिकंजा कसा जाए, आपको ऐसे वाली फील लेनी है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, जो कि रिस्की भी रहता है, इतना वो नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई चरस गांजे का इतना बड़ा व्यापार कर रहा है इलीगल, तो वो क्या तुम्हें छोड़ देगा? तो रिस्की भी रहेगा, ये माइंड में क्लियर रखना है इस चीज़ को, है ना। तो उस एंगल से जो है ये जॉब है। बाकी डेस्क जॉब भी इसमें रहती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हर टाइम आप रेड्स पे ही जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना। हर टाइप की जॉब रहती है हर डिपार्टमेंट में। अब क्या कोई गर्ल कर सकती है तो लड़कियों को वैसी जॉब में नहीं भेजेंगे, वो क्या करेंगे, आपको डेस्क जॉब टाइप दे देंगे। तो ये इस माइंड को क्लियर रखना कि और हाँ, एक और चीज़ है कि गर्ल्स जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स टीए, इन दोनों को प्रेफर कर सकते हैं, और साथ में जीएसटी वाले को भी, है ना। तो ये दोनों ही जॉब्स जो है गर्ल्स के लिए भी बहुत प्रेफरेबल हैं। तो अब मैंने गर्ल्स के लिए 3 बता दी, ऑडिटर वाली,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टीए वाली, और जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टीए जो है जीएसटी के अंदर उस वाली, है ना। तो ये 3 जो है प्रेफरेबल पोस्ट है गर्ल्स के लिए, ये भी ध्यान रखना। अब वर्कलोड यहाँ बहुत हाई रहता है, प्रेशर भी बहुत हाई रहता है, और हायर अथॉरिटीज़ का प्रेशर भी रह सकता है आपके ऊपर, और जो बाकी के दंगई लोगों का एक्सप्रेशंस और उनका जो प्रेशर है वो तो अलग ही चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंट टूर्स आपके हो सकते हैं और ट्रैवल्स हो सकते हैं, आपको कभी भी इधर से उधर भेजा जा सकता है, उधर से इधर भेजा जा सकता है ना, काम की वजह से। तो वो आपको रेडी रखना पड़ेगा, उतनी स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, और थोड़ा सा आपको सीक्रेटली वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सारी जगह पे गा के हर चीज़ बता रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। गुड प्रमोशन कह सकते हो आप, और नारकोटिक्स में ट्रांसफर्स आपको नहीं मिलते, है ना, कि एक जगह जहाँ पे चले गए तो उस जगह पे हो आप, लेकिन ये मत समझना कि उस स्टेट से आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो, वहीं पे ही रहोगे, ठीक है। इसमें भी 2 तरह के हैं, आप देखिए। अच्छा एक सेकेंड, जो सीबीआई है, एक सेकेंड रुक जाओ, सीबीआई और एनआईए है जो, वहां पे ट्रांसफर्स हर 3 से 4 साल में हो जाती है, ये ध्यान रखना। नारकोटिक्स 2 तरह का है, मैं आपको दिखा देता हूं आगे, ये रहा। आप देखिए कि एक तो सीबीएन है और एक एनसीबी है, ठीक है। तो दोनों हैं, 2 तरह के नारकोटिक्स हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। और इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैंने वो भी सारी की सारी लिख दी है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और रैंडम एलोकेशन होता है, ये मैंने क्लियरली आपको मेंशन कर दिया है। फिर जो है आप देखिए एसआई इन सीबीआई, अभी मैं सीबीआई की भी बात कर रहा था, तो इन सब में देखो कि एक एक्स्ट्रा पे भी मिल जाती है ना। जैसे कि आपकी छुट्टियां नहीं होती है सीबीआई में, तो आपको क्या है 12 के 12 महीने काम करना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा यानी 13 मंथ की सैलरी मिलती है। तो जब वो एक एक्स्ट्रा पे मिलती है तो आपको वहां से भी एक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप जैसे देखो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो उसको पेट्रोल के अलाउंस मिल जाते हैं। अभी हालांकि फंड्स की कमी की वजह से कई जगह पे नहीं भी मिल रहे हैं, मैं रियल सिनेरियो आपको बता रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि वहां पे मिलता है। तो आप सोचो कि अगर आपकी सिटी में 100 रुपए है पेट्रोल, तो उसको आप महीने में 30 लीटर पेट्रोल का मिलेगा, तो 30 × 100 3,000 रुपए के आसपास वहाँ पे पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पे मिल जाती है, ये एक बेनिफिट है। लेकिन अगेन अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे टॉर्चर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ आपके सीनियर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि केस को ख़त्म करना है। अब वो केस को क्या रुख देना है, आप नहीं चाह रहे कि नहीं मैं ऐसा करूँ इस केस में, नहीं, फिर भी ऊपर से प्रेशर होगा तो आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी। क्या आपकी आत्मा उस चीज़ के लिए गवाही देगी? बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं यहाँ पे, ये आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस वाले एलिजिबल है यहाँ पे, सीपीटी जो है नॉट रिक्वायर्ड है इस केस के अंदर, 30 साल की एज है, एलोकेशन रैंडम होती है, और लोकेशन ऑल इंडिया, मैक्सिमम टाइम तो ये दिल्ली दे देते हैं, बाकी ऑल इंडिया भी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे डेस्क जॉब है, सोशल रिस्पेक्ट है, फिक्स टाइमिंग है, तो ये एक सिंपल डिपार्टमेंट है। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट तो आपने कई बार नाम भी सुना होगा, है ना, विजिलेंस वालों का, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ नहीं है। फिर चलिए ये तो एक अलग हो गया। इसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट, ये एक पोस्ट जो है बच्चे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। इसमें भी म्यूचुअल ट्रांसफर्स अलाउड है ना। आज आपको मान लो साउथ में मिल गया और आप बिहार के हो, तो मान लो कि बिहार के अंदर कोई साउथ का बंदा बैठा है और साउथ में आप खुद बैठे हो बिहार के, तो आप आपस में जो है एक्सचेंज कर सकते हो, ये एक ऑप्शन इसमें रहता है, ठीक है। और डिविजनल अकाउंटेंट के अंदर जो है 2 जोन रहते हैं, एक डेड जोन रहता है और एक एक्टिव जोन रहता है। एक्टिव जोन में तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो जो आप करते हो ना, है ना, कि मेरे को इधर से पैसा चाहिए उधर से चाहिए, फंस सकते हो, सीधी बात है ना। तो वो सब खेल जो आपको दिखाए जाते हैं, सपने जो लोग दिखाते हैं, वो एक्टिव जोन के दिखाते हैं। लेकिन वहीं पे जो डेड जोन है वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, है ना, पैसा नहीं टाइम रहेगा यहाँ, और टाइम इज़ मनी। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपका पैशन फॉलो करना है आप वो कर सकते हो। यहाँ पे आप शादियों में जाओ, आप फैमिली को टाइम दो, आप जो करना है करो, वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो स्टेट के अंडर रहेगी, ठीक है। आपको पैसा जो मिलेगा स्टेट से मिलेगा, मेडिकल अलाउंस भी स्टेट से मिलेगा। तो आप सेंटर के मेडिकल अलाउंस के बारे में मत सोचना, अगर डिविजनल अकाउंटेंट में जा रहे हो आपको स्टेट के ही मेडिकल अलाउंसेस मिलेंगे। अब जैसे हरियाणा स्टेट है, वहां पे मेडिकल का फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन वही हो सकता है बिहार में उतनी अच्छी ना हो, है ना। तो वो माइंड में आप क्लियर रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है कि स्टेट के ही मेडिकल अलाउंसेस मिलेंगे, सेंटर वाले मेडिकल या सेंटर वाले रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, और स्टेट ही आपको सैलरी देगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डिविजनल अकाउंटेंट है कैग के अंदर। इस चीज़ का पूरा मैंने लिख दिया है कि कौन कौन एलिजिबल होता है, कौन नहीं, और एलोकेशन रैंक बेसिस पे होती है। जितने ज़्यादा नंबर लाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे होम स्टेट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद असिस्टेंट इन फोरेंसिक साइंस, इसके भी मैंने सारे के सारे ये लिख दिया है ना, कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ये जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने लिख दी है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने लिख दी हैं, ठीक है। ऐसी एनक्लैट है जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट लिख दी है। ये इसीलिए लिखें कि आपको पता लग जाए। मेजर पोस्ट का तो मैंने बता ही दिया है, ये सारी की सारी आप लोगों के लिए है ताकि आप
आपको इधर से उधर ना भागना पड़े, ये सारा एक जगह पे आपको कंपाइल्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीकॉम वाला हो गया और नीचे NCLT का हो गया। फिर ऐसे ही आप देखिए कि ये अलग अलग है, ये SI इन NIA हो गया, ये असिस्टेंट इन ED हो गया, ये असिस्टेंट है, ठीक है। और ये जो है असिस्टेंट इन कोस्ट गार्ड हो गया। फिर ऐसी असिस्टेंट इन टेक्सटाइल का पढ़ लेना, स्टैटिस्टिकल का पढ़ लेना। ऐसी आप देखो कि कॉर्पोरेट अफेयर, NHRC, SI ग्रेड 2 और NCB, ये सब का हो गया। ये असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। फिर इसके बाद आप देखो अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ। अकाउंटेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट इन NTRO, कैग ऑडिटर, ऑडिटर इन CGDA। तो इन दोनों में जो बढ़िया है वो कैग ऑडिटर ज़्यादा बढ़िया है ना। ये मिल जाए तो भैया बहुत अच्छा है। ये उतना अच्छा नहीं है, मिलिट्री का है थोड़ा सा, है ना, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लगेगी। बट इसमें भी एक कार्ड बन जाता है जिसमें लिकर नहीं मिलती है, बाकी सब आपको जो है कैंटीन से आप ले सकते हैं। तो बट बेटर यही है अगर मिल जाए तो। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर PO की डिटेल बता दी, अकाउंटेंट की बता दी, CGCA का अकाउंटेंट बता दिया, असिस्टेंट इन AFT बता दिया। ये सारी डिटेल्स मैंने लिख दी है कि आपको पता लग जाए कि एलोकेशन कैसे होती है, रैंडम होती है। जैसे इसमें रैंक बेसिस पे होती है ना। रैंडम का मतलब है कहीं भी आपको पटक सकते हैं, और रैंक बेसिस का मतलब है कि आपके नंबरों के आधार पर होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। फिर ये कैग अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट इन CGA है, UDC इन DGDE है, ठीक है। फिर TA इन CBIC हो गया, ये तो अब बता ही दिया, CBIC का मतलब GST में जो है TA हो गया, है ना। UDC इन BRO हो गया, UDC इन MSME और UDC इन CIC। ये सारी डिटेल्स आप देख लेना, यहाँ से पता लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप चेक कर लेना। लगभग मैंने टोटल 69 पोस्ट का आपको जो है यहाँ पे डेटा दे दिया है। इनको बस आपको चेक करना है अपने हिसाब से, ठीक है। ये TA इन CBDT हो गया, यानी कि इनकम टैक्स वाला हो गया, तो उसमें भी आपको रैंक बेसिस पे ही मिलता है। सारे का सारा मैंने बता दिया। PA/SA, अब PA/SA के बारे में कुछ ज़्यादा पोस्टल का रहता है, कुछ जगह पे पोस्टल के अंदर जो है प्रेशर ज़्यादा रहेगा, कुछ जगह पे कम रहेगा। तो पोस्टल असिस्टेंट की एक मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आपको समझनी हो तो वहाँ पर समझ लेना। और SA में जैसे कि कुछ नाइट की शिफ्ट रहती हैं तो फिर आपको जो है डबल ड्यूरेशन वो काउंट होता है, वो सब मैंने PA/SA की वीडियो में समझा रखा है, वहाँ पढ़ लेना उसको एक बारी, यहाँ देख लेना। इसके अलावा कुछ ऐसे जोन रहते हैं जहाँ पे काम बहुत कम है PA के अंदर, है ना, पोस्टल असिस्टेंट के अंदर, तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। कुछ जोन है जहाँ पे काम ज़्यादा है, तो आप इसको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मान सकते हो, आपको आगे कहीं ना कहीं बढ़ने के लिए कुछ और काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और प्रमोशन के बाद भी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट लग भी जाओगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो आप इसको फाइनल डेस्टिनेशन मत मान के चलना। ये रहा वो शीट जिसके अंदर मैंने क्या बोला था आपको कि मैं एक फाइनल शीट दे दूंगा जिसके अंदर फाइनली लिखा होगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है, कौन सी के लिए नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ये कलर ब्लाइंडनेस का है नीचे तक, है ना, कि किस पोस्ट में अलाउड है किस में नहीं। जिसके आगे यस लिखा है वहाँ पे कलर ब्लाइंड लोग अलाउड हैं, जिसके आगे नहीं है वो नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो है वैकेंसी दिख जाएगी कि टोटल वैकेंसी कितनी है हर पोस्ट की, UR SC ST OBC EWS टोटल कितनी है, तो यहाँ से पता लग जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे है ना ASO की वैकेंसी भर के आ रखी है, तो वही मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे का पूरा ये एक वैकेंसी वही आगे तक चल रही है, ठीक है। तो यही तो कोड्स हैं जो आपको भरने हैं वैकेंसी वाले में कि भैया मैं कौन सी पोस्ट को ऊपर चाहता हूँ कौन सी को नीचे, तो इसी को देख के आप भरेंगे, ठीक है जी। तो ये कंप्लीशन हो गया। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वगैरह ये सारा का सारा ASO वाला ही अभी चल रहा है, ठीक है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, ये B वाला चल रहा है अभी। तो D वाले में ये देखिए कि अलग अलग हो गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स हो गया, ये CGCA वाला हो गया, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी वगैरह वाला हो गया, ये CBDT हो गया जिसको आप इनकम टैक्स बोलते हो, तो टैक्स असिस्टेंट वहाँ हो गया। ये CBIC वाला टैक्स असिस्टेंट कहाँ हो गया आपका, GST के अंदर या एक्साइज के अंदर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी पोस्ट्स है, और वो उनके किसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है किसके अंदर नहीं है वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसमें नहीं अलाउड है ना, ऐसी इस वाली पोस्ट में भी नहीं अलाउड है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स वाले में, तो नारकोटिक्स वाले ध्यान से देखेंगे कि जो सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं अलाउड है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा चार्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप रेफर कर लेंगे करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो लोग भी आगे तैयारी कर रहे हैं वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। हमारा एक चैनल है जीवी कक्षा के नाम से, ये हमने प्योरली कंटेंट का चैनल बनाया है यूट्यूब पे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हो यहाँ पे बहुत सारी मैराथन्स है ना, लगभग 100 घंटे से ऊपर का 100+ आवर्स का कंटेंट डाल दिया है ताकि आपको किसी भी और टीचर पर डिपेंड ना होना पड़े। आज जीके गेम चेंजर है, तो यहाँ से आपका सारा का सारा जीके का सोल्यूशन एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। जितने भी PYQ पिछले 5 से 7 साल में जो है PYQ आ रखे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना। साथ में जितने भी कंसेप्ट की वीडियो है हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये एक प्योर कंटेंट चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको फॉलो करके रखना। और ये जो जीवी विटमोवर चैनल है ये एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है, यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशंस और आपकी बाकी की हेल्प करते रहते हैं। अब इसके अलावा
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि अभी मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ और भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, एक तो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख देना आपकी क्वेरीज। तो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड एक वीडियो अभी मेरी और आनी है, ये आप ध्यान रखना, उसके बाद ही आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरना है ना, वो वीडियो को सुनने के बाद। तो कुल मिला के 2 वीडियो हमारी पोस्ट प्रेफरेंस की होगी। ये तो पोस्ट की हो गई है ना, कि जिसमें मैंने सारी की सारी पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया डिटेल में। लेकिन एक दूसरी वीडियो जो आएगी उसके अंदर हमने भरना कैसे है और कौन सी चीजों को ध्यान में रख के मैं इसको हटा दूं, इसको कर लूं, और एक वैकेंसी चार्ट स्टेट वाइज है ना, कि हर स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है। आपकी यूआर में है तो आप यूआर की कितनी वैकेंसी है इस पोस्ट के अंदर, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी, वो सारा का सारा एक कंटेंट ना अलग एक वीडियो आने वाली है, तो कल तक आ जाएगी। उस वीडियो को भी मस्ट वॉच वीडियो है, वो देख लेना, उसके बाद आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना। ठीक है दोस्त, बहुत मेहनत लगाई है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम जीवी विटमूवर पे डलवा दूंगा, है ना। तो मैं वापस से दिखा देता हूँ आप लोग को, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीवी विटमूवर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जीवी कक्षा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना इसको और ये आपके काम आ जाएगी। ठीक है, तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी तो बहुत मेहनत लगाइए, शेयर जरूर करो हर दोस्त तक। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।